बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर फिज़िक्स टीचर डॉक्टर फैज़ आलम। स्टूडेंट, आज हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में जो डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स। न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स क्या होती हैं, इनकी अहमियत क्या है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर, और इनका बेसिक प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जिस तरह इस रूम में, इस क्लासरूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें इंफ्रारेड और विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज़्यादा परसेंटेज में मौजूद हैं, तो जब ये विजिबल लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जब ये मैटर पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस रेटिना में आती है, तो ह्यूमन डिटेक्टर आई जो है ये वाइटल रोल प्ले करती है सेंस ऑफ वीएन के लिए। यानी ह्यूमन डिटेक्टर आई जो है ये वीएन अफेक्ट बनाती है, तो इस तरह हमें चीज़ें डिटेक्ट हुए नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। इसी तरह साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ह्यूमन डिटेक्टर है हेयरिंग डिटेक्टर, कान जो हैं ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो जब न्यूक्लियर रेडिएशन किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से एमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज, और वो मीडियम में से ट्रैवल करती हैं, तो मीडियम के पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन होती है। और अगर मीडियम लेट्स सपोज गैस मीडियम है, तो गैस मीडियम में से ये रेडिएशन जब पास करेंगी तो आयोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं, आयंस बनते हैं। अब इन आयंस को कैसे काउंट किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा, और रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज, इनकी मौजूदगी, इनकी प्रेजेंस जो है हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें डिटेक्टर की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा ह्यूमन डिटेक्टर्स जो है, जो आँख है, ये इन रेडिएशन को डिटेक्ट भी नहीं कर सकती और इनके इफ़ेक्ट्स को भी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती। तो इस मकसद के लिए हमने डिटेक्टर्स बनाए हैं। तो डिटेक्टर्स की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो ये है, दोज डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन detect nuclear radiation by observing their effects produced in a medium is called nuclear particle detectors। अब जो न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स हैं ये दो तरह के हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर एंड ट्रैक डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर ये होगा स्टूडेंट, हम ऐसा करेंगे कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेंगे, उस ट्यूब के अंदर सूटेबल मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगी। तो अगर न्यूक्लियर पार्टिकल लाइक अल्फ़ा रेज, बीटा रेज या गैमा रेज उस ट्यूब में एंटर करते हैं, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड होती है। इन आयंस को इलेक्ट्रोड अप्लाई करके, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड अप्लाई करके कलेक्ट किया जाएगा, और जब लोड रजिस्टर में से पास करते हैं तो वहाँ एक करंट पल्स बनती है आउटपुट सिग्नल के तौर पे। उस करंट पल्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से एम्पलीफाई भी किया जाता है, और उसको इन द फॉर्म ऑफ डिजिट की फॉर्म में काउंट भी किया जाता है। आगे एक स्पीकर होगा, एक ऑडियो जनरेटर हो सकता है जो उसकी डिटेक्शन को हमें बताएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिकली जो रेडिएशन का इफ़ेक्ट्स था आयोनाइजेशन का, उन आयंस को हमने कलेक्ट करके, रिसीव करके करंट की शक्ल में ऑब्टेन किया आउटपुट के तौर पे। तो ऐसे डिटेक्टर्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। मुख्तसरन ये रेडिएशन किसी भी ट्यूब में एंटर की जाएंगी जहाँ गैसेस मौजूद होंगी, गैसेस के आयंस बनेंगे, आयंस को कलेक्ट किया जाएगा। एज ए रिज़ल्ट लोड रजिस्टर के लॉन्ग करंट पल्स वोल्टेज ड्रॉप होगी और एक पर्टिकुलर पीक मिलेगी। इस पीक के करस्पॉन्डिंग जो है नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनको आप काउंटर की मदद से काउंट करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर होता है। दूसरा डिटेक्टर होता है ट्रैक डिटेक्टर। ट्रैक डिटेक्टर में हम ऐसा करते हैं कि हम करंट पल्स नहीं लेते हैं, बल्कि इसी तरह की ट्यूब के अंदर जो कम्बिनेशन ऑफ गैसेस यूज़ की जाएंगी उनके ऊपर एक वेरी हाई प्रेशर डेवलप किया जाता है और एक विंडो के रास्ते रेडिएशन एंटर की जाती हैं। जो ही रेडिएशन एंटर की जाती है तो वो जो हाई प्रेशर डेवलप किया हुआ था उसको सडनली रिलीज़ किया जाता है, तो गैसेस एक्सपैंड होती हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो गैसेस की एक्सपेंशन की वजह से उनका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, और वो जो गैसेस थी कंडेंस होती हैं। कंडेंस होने के बाद जो है वो जो आयंस बने हैं, आयंस क्योंकि गैसेस की वजह से ही बनी है, अब ये गैस जो स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट आफ्टर कंडेंसेशन अटेन रखता है, वो ड्रॉपलेट जो है आयंस के ऊपर कैप्चर्ड हो जाएगा और विजिबल लाइट हम फॉल करेंगे उस ड्रॉपलेट के ऊपर, वो ड्रॉपलेट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और टू सेंसिटिव कैमरा इस रिफ्लेक्टेड लाइट को कैप्चर करेगा। तो एज ए रिज़ल्ट आने वाली रेडिएशन की जो ट्रेजेक्ट्री होगी उस ट्रेजेक्ट्री के अलांग एक
ट्रैक बन जाता है, एक विजिबल ट्रैक बनेगा जिसको ऑब्ज़र्व करके हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रे ने जो आयोनाइजेशन की है इसका ट्रैक जो है कंटिन्यूस ट्रैक था, एरेटिक ट्रैक था, जिगजैग का था या बिल्कुल फॉग लाइक एनवायरनमेंट है, तो इसे हम ट्रैक डिटेक्टर कहते हैं। तो हम जो डिटेक्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। तो हमारे इस कोर्स में 2 डिटेक्टर हैं, गेगर मलर काउंटर एंड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो फर्स्ट डिटेक्टर है गेगर मलर काउंटर, इसको GM ट्यूब भी कहा जाता है। गेगर बेसिकली लॉर्ड रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, इसने मलर के साथ मिलके एक डिटेक्टर इन्वेंट किया 1908 के अंदर, जिसको गैस फिल्ड डिटेक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि इस डिटेक्टर में बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज़ की जाती हैं और आने वाली इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन इन गैसेस के एटम्स और मालिक्यूल में से जब पास करती हैं तो आयंस प्रोड्यूस्ड होती हैं। इन आयंस को कलेक्ट किया जाता है, एज ए रिज़ल्ट आउटपुट सर्किट में आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट मिलेगी, करंट पल्स ऑब्जर्व होगी। तो ये जो गेगर मलर काउंटर है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर है। 1908 में इन दोनों ने डेवलप किया। अब इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट उसी तरह की है जिस तरह जनरल स्टेटमेंट मैंने न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर की बताई है कि अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन बाय ऑब्जर्विंग देयर इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम इज कॉल्ड GM काउंटर प्रिंसिपल। क्योंकि प्रिंसिपल में हमने कहा है ना कि न्यूक्लियर रेडिएशन जब मीडियम से पास करती हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम के साथ इंटरेक्शन होती है। तो आप 2 तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मटेरियल मीडियम बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ GM काउंटर, या आप कह सकते हैं जब इंटरेक्शन होगी मटेरियल मीडियम के साथ और मटेरियल मीडियम हम गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं, इट मीन गैस के एटम और मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्शन होगी इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन की आयंस बनेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका होगा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन ए गैसेज under the passage of incoming nuclear radiation be the basic principle of GM counter। यानी जब न्यूक्लियर रेडिएशन गैस मीडियम में से पास करती हैं तो जो प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन होता है, जो आयंस का बनना है, ये बेसिकली GM काउंटर का बेसिक प्रिंसिपल है। अब डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो GM काउंटर बेसिकली एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, मेटालिक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ये एल्युमिनियम मेटल से बनी हुई है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक वेरी करती हो। यानी आपके पास चॉइस है 1 सेंटीमीटर से अप टू 100 सेंटीमीटर की लेंथ तक मेटालिक ट्यूब एल्युमिनियम या कॉपर की बना लें तो वो GM ट्यूब कहलाएगी। जिस तरह ये मेरे हाथ में मार्कर है तो इस मार्कर की लेंथ जितना सबसे बेस्ट आइडियल मॉडल है GM काउंटर का कि अगर ये मेटल का बना हुआ हो और इसकी लेंथ 1 से अप टू 100 सेंटीमीटर ले ली जाए तो ये GM काउंटर जो है, ये ट्यूब जो है GM काउंटर ट्रीट होगी। और इसका डायमीटर जो है ये 0.3 सेंटीमीटर अप टू 1 सेंटीमीटर। तो ये आइडियल अरेंजमेंट, ये मार्कर जितना ही इसका डायमीटर होगा। अच्छा, अब इस GM ट्यूब के सेंट्रल एक्सिस में, ये जो सेंट्रल एक्सिस होगा, यहाँ एक फाइन टंगस्टन वायर को माउंटेड किया जाता है जिसकी थिकनेस ह्यूमन एयर की थिकनेस की इक्वल होती है, बल्कि इससे भी समाल होती है। ये फाइन टंगस्टन वायर है और एक साइड पे एक विंडो बनाई जाती है इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन को एंटर करने के लिए, और ये विंडो है माइका विंडो। और समटाइम माइका के अलावा कोई और मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? स्टूडेंट, आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन की अपनी एक पेनिट्रेशन पावर होती है। अगर हमारे पास इस विंडो के रास्ते हम अल्फ़ा रेडिएशन को एंटर करते हैं तो अल्फ़ा रेडिएशन की आयोनाइजेशन तो बहुत ग्रेटर है लेकिन उसकी पेनिट्रेशन और रेंज मीडियम में बहुत कम होती है। आप अगर सिंपल पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर रखें तो पीस ऑफ पेपर जो है अल्फ़ा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर बीटा रेडिएशन इस पीस ऑफ पेपर में से पास की जाएं तो वो इसमें से पास कर जाएंगी और उसके सामने हमें एक एल्युमिनियम फाइल रखनी पड़ेगी। तो एल्युमिनियम फाइल बीटा रेज को एब्जॉर्ब करेगी। और अगर हम गैमा रे एंटर करते हैं तो गैमा रे पीस ऑफ पेपर से भी पास करेगी, एल्युमिनियम फाइल से भी पास करेगी, और उसको ब्लॉक करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हमें लेड जैसा मटेरियल चाहिए, क्योंकि लेड एक बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। इसको जब प्लेस करेंगे तो वो गैमा रे फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो माइका एक ऐसा मटेरियल है कि अगर इसको हम एज ए विंडो के तौर पे यूज़ करते हैं तो अल्फ़ा रेज को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि अल्फ़ा रेज की
कुछ एनर्जी इस माइका में से गुजरते वक्त लॉस होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर एंटर हो जाएंगे और आगे मीडियम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसलिए हमने थिन माइका विंडो को प्रेफर किया है। ये तो हो गया ट्यूब की एक साइड। अब ट्यूब की दूसरी साइड पे ये जो सेंट्रल वायर है, टंगस्टन वायर जो है, इसको थ्रू वेरिएबल रेजिस्टर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच किया गया है। तो ये वायर ट्रीट होगी एज एन एनोड। और जो बाउंड्री ऑफ द मेटालिक ट्यूब है, जो बाउंड्री है, जिस तरह ये मार्कर है, इसको कनेक्ट किया गया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो ये ट्रीट होगी एज ए कैथोड। अब लोड के अलॉन्ग ये जो लोड रेजिस्टर है, जहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगी, आउटपुट पल्स मिलेगा, करंट पल्स मिलेगी हमें, हमने एक सर्किट लगाया, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट। ये उस करंट पल्स को एम्पलीफाई करेगा। और फिर उसके साथ एक स्केलर या काउंटर अटैच है या ऑडियो जनरेटर अटैच है कि जब काउंट्स आएंगे, नंबर ऑफ पल्सेस आएंगी, काउंट्स बनेंगे, तो ये ऑडियो जनरेटर एक साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है, या आपके पास एक डिजिटल काउंटर होगा जिसके ऊपर डिजिट्स डिस्प्ले होंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ काउंट्स रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर पर यूनिट टाइम, यानी एक मिनट में कितने नंबर ऑफ आइंस रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई है, 2500, 3000, 4000। तो ये डिजिटल सिग्नल में, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा सर्किट है, काउंटर या स्केलर इसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इस ट्यूब के अंदर जो है गैसेस कौन सी होंगी। तो सर्टन कम्बिनेशन ऑफ गैसेस जीएम काउंटर में यूज़ की जाती हैं। अब इन गैसेस में कुछ कम्बिनेशन है एलोजन गैसेस और इनर्ट गैसेस का। तो नियान और ब्रोमीन एक कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, और दूसरा कम्बिनेशन है आर्गन और अल्कोहल। इसमें नियान और आर्गन ये प्रिंसिपल गैसेस कहलाती हैं, ये प्रिंसिपल गैस है। और ब्रोमीन और अल्कोहल इनको कहा जाते हैं क्वेंचिंग गैस। ये मैं एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगा कि क्वेंचिंग प्रोसेस क्या होता है। और इस ट्यूब में जो प्रेशर है, प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है 0.1 एटमॉस्फेयर, यानी 1/10 ऑफ एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लिया जाता है, ताकि इंटरेक्शन जो है वो बेहतर तरीके से न्यूक्लियर रेडिएशन की मीडियम के पार्टिकल के साथ हो सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ जीएम ट्यूब। अब हम आते हैं इसके वर्किंग की तरफ। स्टूडेंट, जब कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन, इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन से अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज, जब इस विंडो के रास्ते इस ट्यूब में एंटर होगी, जो कि मीडियम फिल्ड ट्यूब है और वो उसमें अंदर गैसेस हैं, और हम चूज़ करते हैं नियान ब्रोमीन का कम्बिनेशन। नियान प्रिंसिपल गैस है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, और ब्रोमीन जो क्वेंचिंग गैस है, इसकी परसेंटेज कम होती है। अल्फा पार्टिकल इन गैसेस के साथ इंटरेक्ट करेगा कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस और डायरेक्ट कोलिजन के तहत मीडियम को आयनाइज करेगा। आइंस बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। जो नेगेटिव आइंस होंगे, लेट्स से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड हुआ है, तो हम इलेक्ट्रॉन को टारगेट बनाते हैं पहले। ये इलेक्ट्रॉन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जो कि एनोड है, सेंट्रल वायर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल वायर की तरफ ले जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की मदद से। तो इसलिए इस जीएम काउंटर में सेंट्रल वायर और बाउंड्री ऑफ द ट्यूब के दरमियान जो पोटेंशियल है V0, इसकी वैल्यू डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गैसेस के लिए वेरी की गई है। मैंने यहाँ पर कहीं लिखा है कि अगर आपके पास नियान और ब्रोमीन का मिक्सचर यूज़ करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग पोटेंशियल जो है ये 400 से 450 वोल्ट तक होगा। और अगर आप एनोड, आर्गन और अल्कोहल का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग पोटेंशियल 1000 वोल्ट होगा। यानी डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द ऑपरेटिंग पोटेंशियल हो सकती हैं। स्टूडेंट, जब आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग पार्टिकल आइंस प्रोड्यूस करेगा, अपोजिटली आइन, पॉजिटिव और नेगेटिव आइन, इनके दरमियान कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। कभी चांस ये है कि अपोजिटली आयन कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आपस में रिकम्बाइन हो और रिकम्बिनेशन के बाद न्यूट्रल गैस एटम में कन्वर्ट हो जाएं। तो हमने इनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि रिकम्बिनेशन इग्नोर हो जाए और वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सके। तो इनिशियली जब आपका पोटेंशियल बहुत कम होता है, रिकम्बिनेशन चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक ऐसी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल पे आयन इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेती हैं कि रिकम्बिनेशन इग्नोर हो जाता है। इस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज और क्रिटिकल वोल्टेज। ये द मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज एट विच रिकम्बिनेशन इज इग्नोर्ड
by oppositely ion and they have tendency to reach their respective electrode is called critical voltage or threshold voltage. तो लेट्स सपोज अगर नियॉन और ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने अप्लाइड वोल्टेज 400 to 450 बताई है, 100 वोल्ट से लेस जो है रिकम्बिनेशन के चांसेस है। तो 100 वोल्ट से ऊपर जो है रिकम्बिनेशन इग्नोर हो जाता है। आयंस जो है इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं कि इलेक्ट्रोड तक जा सकते हैं। तो 100 वोल्ट हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, क्रिटिकल वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाएगी। तो 100 से ऊपर जितनी वोल्टेज बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और आयन जो है अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अब जो काइनेटिक एनर्जी गेन करती हैं इसके मतलब एक बड़ा फेमस रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द आयन इज इक्वल टू चार्ज टाइम ऑपरेटिंग पोटेंशियल, यानी चार्ज पॉजिटिव आयन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू ऑपरेटिंग पोटेंशियल और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो इस तरह वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते जाएंगे। तो बहरहाल हम वापस आते हैं, रेडिएशन ने आयंस बनाए, आयन में से जो इलेक्ट्रॉन था वो एनोड वायर की तरफ गया और एनोड वायर में से मूव करते करते जब ये लोड रेजिस्टर आर से गुजरेगा, हम जानते हैं कि व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू लोड रेजिस्टर, यहाँ पर एनर्जी और वोल्टेज ड्रॉप होती हैं। जब वोल्टेज ड्रॉप होंगे एक करंट पल्स बनेगी, इस पल्स को एम्पलीफायर सर्किट जो है एम्पलीफायर करेगा और ये जो काउंटर है वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजिस्टर में से पास कर रहे हैं, इनकी तादाद को ये काउंट करेगा। तो जितनी तादाद होगी तो इसे कहते हैं नंबर ऑफ काउंट रिकॉर्डेड पर यूनिट टाइम ऑफ द काउंटर इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन, कि जितने काउंट आपको काउंटर पे ऑब्जर्व होंगे वो आने वाली रेडिएशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने कहा था ना कि पार्टिकल डिटेक्टर ऐसा होगा जिसमें हमने न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट करना है और फिर इनके इफेक्ट्स को काउंट करना है। तो आयोनाइजेशन इनका इफेक्ट था, आयंस बने, उन आयंस को आपने रिकॉर्ड भी कर लिया और काउंट भी कर लिया। तो डेफिनेशन की तरफ वापस आए तो यहाँ से बड़ा क्रिस्टल क्लियर आंसर मिलता है कि those devices with the help of which we can detect nuclear radiation by observing their effect produced in a medium, कि मीडियम के अंदर इन्होंने जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, आयोनाइजेशन की है, इस आयोनाइजेशन की वजह से आपने इनके इन नंबर ऑफ आयंस को जो है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पर कलेक्ट किया, एम्पलीफाई किया, एक करंट पल्स मिली आपको, पल्स इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सर्किट, यानी इस तरह से आपको ये पल्स मिल सकती हैं। और डिजिटल सर्किट में आपको काउंट्स की तादाद डिजिट की शक्ल में मिल सकती है। और अगर आपके पास ऑडियो स्पीकर है तो उस स्पीकर के ऊपर जाके ये काउंट्स पढ़ेंगे तो आपको ऑडियो साउंड भी सुनाई दे सकती है। तो ये मल्टीपर्पज़ हैं डिटेक्शन के। तो इस तरह आपका जीएम काउंटर जो है इनकी डिटेक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये टर्म्स दोबारा देखें कि द नंबर ऑफ काउंट्स रिकॉर्डेड पर यूनिट टाइम, कि 1 सेकेंड या 1 मिनट, हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ऑलमोस्ट हम 1 मिनट के टाइम के लिए इसको ऑन करते हैं। तो 1 मिनट टाइम के लिए जितने नंबर ऑफ काउंट्स स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले होते नजर आएंगे, तो नंबर ऑफ काउंट रिकॉर्डेड पर यूनिट टाइम ऑफ द काउंटर बेसिकली ये क्या चीज़ बताएगा, इट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन, कि रेडिएशन की स्ट्रेंथ क्या है। अल्फा रेज के लिए 1 मिनट में नंबर ऑफ रिकॉर्डेड काउंट्स ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू बीटा रेज, यानी सेम टाइम के लिए 1 मिनट के लिए अगर मैं बीटा रेज को सेम मिक्सचर ऑफ गैसेस में यूटिलाइज करता हूं तो नंबर ऑफ काउंट्स क्या होंगे, कम ऑब्जर्व होंगे। तो नंबर ऑफ काउंट्स का कम ऑब्जर्व होना क्या इंडिकेट करता है कि बीटा रे की आयोनाइजेशन अल्फा के मुकाबले में बहुत कम है। तो इस तरह डिटेक्टर जीएम काउंटर ने हमें एक डिटेक्शन दे दी। ये तो था इसका वर्किंग जो है। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कम्बिनेशन ऑफ गैसेस क्यों यूज़ की जाती हैं। ये नियॉन और आर्गन प्रिंसिपल गैस है और ब्रोमीन और अल्कोहल क्विंचिंग गैस है। अब क्विंचिंग का प्रोसेस क्या होता है और क्विंचिंग गैस इसे क्या कहती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हालांकि एफएससी लेवल में इस टर्म को डिफाइन नहीं किया गया, कंसिडर नहीं किया गया, ये एमएससी और बीएस लेवल में है, लेकिन मैं हल्का सा इसको टच करता हूँ।
मार्च 2024 से न्यूक्लियर फिजिक्स BS और MSc लेवल के लिए रिकॉर्डेड होगी, उसमें ये लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। तो जिसकी ख्वाहिश हुई तो डिटेल वर्जन इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर और ट्रैक डिटेक्टर का आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारी कम्बिनेशंस है। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर में एक GM काउंटर भी नहीं है, आयोनाइजेशन काउंटर, प्रोपोर्शनल काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर, और ट्रैक डिटेक्टर में विल्सन क्लाउड चेंबर, बबल चेंबर, ये बहुत से डिटेक्टर्स हैं, आप डिटेल में इनको सुन सकते हो। क्वेंचिंग ये होगी, अल्फा रेज ने जब आइंस बनाए, पॉजिटिव आइन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन लाइटर है एज कंपेयर टू पॉजिटिव आइन। इलेक्ट्रॉन क्विकली अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाएगा और एकम्युलेट होगा और करंट पल्स ऑब्जर्व करेगा। जो पॉजिटिव आइन होगा ये स्लो मूव करता है, इसको अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड जो कि वॉल्स ऑफ द ट्यूब है, बाउंड्री ऑफ द ट्यूब है, क्योंकि बाउंड्री कैथोड ट्रीट हो रही है, इस तक पहुंचने में एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा इसको। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो टाइम है, यानी इलेक्ट्रॉन का अपने इलेक्ट्रोड तक जाने का जो टाइम है, ये 1 माइक्रोसेकंड या 10⁻⁻⁶ सेकंड। जो मैसिव पॉजिटिव आइन है, इसका अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड तक जाने का टाइम जो है वो 10⁻⁻⁴ सेकंड है। यानी पॉजिटिव आइन 100 टाइम ज़्यादा टाइम लेता है, 100 टाइम एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी इलेक्ट्रॉन का अपने इलेक्ट्रोड तक ले जाने के लिए जो टाइम था वो, और पॉजिटिव आयन का अपने इलेक्ट्रोड तक जाने का टाइम, इनमें अगर हम रेशो लें तो हमें पॉजिटिव आयन का टाइम कितना ग्रेटर मिलेगा? 10⁻², 100 टाइम ग्रेटर मिलेगा। तो अगर आपने एक अल्फा पार्टिकल को विंडो के रास्ते एंटर किया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट ऑब्जर्व हो गई है, अब आप नेक्स्ट एंट्री अगर विंडो के रास्ते एंटर करते हो तो अभी तो पॉजिटिव आइन आपका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड तक गया ही नहीं है। जो वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड तक जाएगा यानी वाल्स के करीब पहुंचेगा, वाल्स मेटल की हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होगा। तो अब जो आने वाला अल्फा पार्टिकल होगा वो आयनाइजेशन किसकी प्रोड्यूस करेगा? न्यूट्रल एटम तो मौजूद ही नहीं है, पहले से ऑलरेडी आयन बने हुए मौजूद है। तो काउंटर जो है नेक्स्ट इनकमिंग आने वाली न्यूक्लियर रेडिएशन या न्यूक्लियर पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये वो टाइम होगा जिस टाइम में काउंटर जो है इनएक्टिव रहता है, इस टाइम को कहा जाता है डेड टाइम ऑफ द काउंटर। और यही GM काउंटर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। द टाइम इन विच काउंटर इज नॉट रेडी टू काउंट नेक्स्ट इनकमिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन इज कॉल्ड डेड टाइम ऑफ द काउंटर, या द टाइम इन विच काउंटर रिमेन इनएक्टिव इज आल्सो कॉल्ड डेड टाइम ऑफ द काउंटर। बात क्लियर होगी। अब हम आते हैं कि अगर आपने नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल विंडो के रास्ते एंटर करना है तो आपके पास ट्यूब के अंदर गैसेस को क्या होना चाहिए? न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि जब गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं और करंट पल्स ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाती है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कि ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया है और गैसेस कंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट हो गई हैं। तो हमने नेक्स्ट एंट्री के लिए दोबारा गैसेस के आइंस को न्यूट्रल फॉर्म में लाना है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आइन आपस में दोबारा रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाए और नेक्स्ट एंट्री जो है उसको GM काउंटर डिटेक्ट करे, काउंट करे। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हमने गैसेस को नॉन कंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट करना है, क्वेंचिंग कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच गैसेस इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द चेंबर आर मेड इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट इज कॉल्ड क्वेंचिंग। तो इस मकसद को पाने के लिए हमने जो सेकंड गैस यूज़ की है, ये क्वेंचिंग गैस है। अभी मैं बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है, पॉइंट को समझना है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर डिपॉजिट हुए और यहाँ से मूव करते हुए लोड रेजिस्टर में से गुजरे, करंट पल्स मिली, हमने उसको ऑब्जर्व किया, एम्पलीफाई कर लिया। जो पॉजिटिव आयन था, जब ये वॉल्स ऑफ द ट्यूब के करीब आएगा तो पॉजिटिव आयन इस मेटालिक वॉल के साथ जाके कोलिजन करेगा और जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ करेगा, लिबरेटेड आउट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब में एंटर हो जाएंगे। अब एक पॉजिटिव आयन नहीं है, जितने ही पॉजिटिव आयन्स होंगे ये तमाम के तमाम यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ करेंगे और ये अनवांटेड इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ सफ़र बांध लेंगे।
तो हमने तो इनको काउंट नहीं करना, हमने तो उन इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस्ड हुए हैं, इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से, प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस्ड हुए हैं। ये आयन तो मेटल वॉल से एमिट हो रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को ये जो पॉजिटिव आयन ने कोलिजन प्रोसेस के तहत नॉक ऑफ किए हैं, हमने क्या करना है, रोकना है। तो इनको रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये रुके नहीं, ये एनोड पे चले गए तो एनोड के रास्ते ये लोड रेजिस्टर में से गुजरेंगे, तो लोड रेजिस्टर के अलॉन्ग कंटिन्यूस पल्सेस मिलेंगी, कंटिन्यूस सीरीज ऑफ करंट आपको ऑब्जर्व होगी। तो इस तरह क्रेडिट तो जो आने वाली न्यूक्लियर रेडिएशन है उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो मेटल वाल्स के इलेक्ट्रॉन थे, मेटल ट्यूब के इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने इस कंटिन्यूस पल्सेस को रोकना है। तो क्विंचिंग की दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द प्रोसेस ऑफ preventing a continuous pulses of current across load element is also called quenching। तो बात तो वही हो गई ना, या continuous pulses of current के प्रोसेस को प्रिवेंट करना या गैस को नॉन कंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट करना, ये दोनों क्या कहलाती हैं, क्वेंचिंग। और ये दो तरह की है, इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग एंड सेल्फ क्वेंचिंग। इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग ये होगी, बीच में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताना भूल गया, जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया था, सेंट्रल वायल एनोड है, बाउंड्री कैथोड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एनोड टू कैथोड होगी, यानी सेंट्रल वायर से बाउंड्री ऑफ द ट्यूब की तरफ ये अपवर्ड भी हो सकती है, और इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आयन ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वो इसलिए की थी कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस ऑपरेटिंग वोल्टेज देते हो, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आयन के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एग्जर्ट होती हैं, वो एक्सेलरेट होती हैं, वर्क डन होता है, दे एक्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग ये है कि अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज कर दें, मैंने कहा था ना कि एक खास पर्टिकुलर वोल्टेज होती है जिससे नीचे आयंस आपस में रिकम्बाइन होकर रिकम्बिनेशन के तौर पे न्यूट्रल गैस एटम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अगर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को उस पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड कर दिया जाए तो आयन काइनेटिक एनर्जी गेन करके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती हैं। तो अगर हम यहाँ से नाब से, ये जो बैटरी का रोटेटिंग नाब है, इससे वोल्टेज को डिक्रीज करें, वोल्टेज कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द आयन वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो कम होगी तो ऑपोजिटली आयन के दरमियान कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो आपस में रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और गैस जो है वो आयोनाइज फॉर्म से, यानी जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था, कंडक्टिंग स्टेट जो गैस की थी, वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी नॉन कंडक्टिंग स्टेट में, क्योंकि तमाम के तमाम आयन्स जो हैं वो न्यूट्रल गैस एटम में कन्वर्ट हो गए हैं। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग। तो अब जब ये न्यूट्रल गैस एटम में कन्वर्ट हो गई हैं, नाउ द डिटेक्टर इज रेडी टू डिटेक्ट नेक्स्ट इनकमिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। नेक्स्ट रेडिएशन को आयोनाइज करने में के लिए ये रेडी है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ऑलरेडी हमने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के दरमियान एक टाइम कोलैप्स आता है जिसको डेड टाइम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर की मदद से जीएम काउंटर का डेड टाइम मज़ीद इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक फेवरेबल चॉइस नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेल्फ क्वेंचिंग को अडॉप्ट करती हैं। सेल्फ क्वेंचिंग को समझे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब सेल्फ क्वेंचिंग में ये जो सेकेंड कम्बिनेशन ब्रोमीन गैस यूज हुई है, प्रिंसिपल गैस थी नियान। स्टूडेंट याद रख लें, हर गैस का अपना एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, किसी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है और किसी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। तो नियान ब्रोमीन के कम्बिनेशन में, नियान याद रख लें एटॉमिक गैस है, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेटर है एज कंपेयर टू डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो ब्रोमीन गैस एग्जिस्ट करती है। ब्रोमीन ये मैंने इधर बनाया, ये डायटॉमिक गैस है, यानी ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, कम है। तो दोनों गैसेस कलेक्टिवली साइमल्टेनियसली इस चैम्बर के अंदर मौजूद है। तो जब आयोनाइजेशन होगी तो ब्रोमीन के आयन्स पहले आयोनाइज होंगे एज कंपेयर टू नियान। अब ब्रोमीन का नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बन गया, तो जो ब्रोमीन का पॉजिटिव आयन होगा तो जो देनी है, ब्रोमीन का पॉजिटिव आयन जो है, जब ये बाउंड्री ऑफ द ट्यूब, वॉल्स ऑफ द ट्यूब की तरफ जाएगा तो ये क्विकली पहुंचेगा एज कंपेयर टू नियान के पॉजिटिव आयन के। तो ब्रोमीन का पॉजिटिव आयन बाउंड्री ऑफ द ट्यूब के करीब आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया और खुद को न्यूट्रलाइज कर लिया,
इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम था, इसने अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया, अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। अब जो नियॉन का पॉजिटिव आयन जो बाद में आयोनाइज हुआ था वो रास्ते में ही है, तो जब वो ट्यूब की तरफ आ रहा होगा, वॉल्स की तरफ आ रहा होगा, तो रास्ते में ब्रोमीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ इसकी इंटरेक्शन होगी, इसका कोलिजन होगा। तो पॉजिटिव आयन ऑफ नियॉन ब्रोमीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा और अपनी एनर्जी का बहुत सा हिस्सा लॉस कर देगा। अब उसकी एनर्जी लॉस हो गई, कम एनर्जी के साथ जब ये पॉजिटिव आयन वॉल्स ऑफ द ट्यूब के करीब जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा और ख़ुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो इस तरह वो जो कॉन्टिन्यूस पल्सेस हमें रजिस्टर के अलॉन्ग मिल रही थी, जिनको हमने प्रिवेंट करना था, हमने ये सेकेंड गैस जिसको क्वेंचिंग गैस कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करके इस प्रोसेस को अचीव कर लिया। इस चीज़ को मैं दोबारा 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रोमीन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू प्रिंसिपल गैस नियॉन के। तो ब्रोमीन पहले आयोनाइज होगी, इसका जो पॉजिटिव आयन होगा ये बाउंड्री ऑफ द ट्यूब की तरफ क्विकली जाएगा क्योंकि ये पहले आयोनाइज हुई है। जब ये बाउंड्री ऑफ द ट्यूब के करीब आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे और ये ब्रोमीन का पॉजिटिव आयन उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा, यानी ब्रोमीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बन गया। अब जो प्रिंसिपल गैस नियॉन का पॉजिटिव आयन था, ये जब ट्यूब की तरफ आएगा, वॉल्स की तरफ आएगा, तो रास्ते में बहुत से न्यूट्रल ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उनके साथ इनका कोलिजन होगा, तो पॉजिटिव आयन इस कोलिजन में अपनी एनर्जी लॉस करेगा। तो लेस काइनेटिक एनर्जी के साथ जब ये वॉल्स ऑफ द ट्यूब के करीब जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा और ख़ुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा। इस तरह गैस ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज या नॉन कंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही प्रोसेस क्वेंचिंग का था, हमने क्वेंचिंग को अचीव कर लिया। वोल्टेज उतनी ही है, सिर्फ सेल्फ क्वेंचिंग यानी एक न्यू गैस कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करके हमने ये अपना टारगेट जो है अचीव किया। तो इस तरह अब काउंटर जो है वो रेडी है नेक्स्ट इनकमिंग आयोनाइजिंग पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए। तो आपके पास वो टाइम कोलैप्स वाला फैक्टर जो है वो ओवरकम हो जाएगा। स्टूडेंट, इस डिटेक्टर के कुछ ड्रॉबैक भी हैं और वो सबसे मेन ड्रॉबैक ये है कि ये स्लो काउंट रेट बताता है, और दूसरा ये है कि अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स की वजह से लोड रजिस्टर के अलॉन्ग जो काउंट्स मिलती हैं, जो पल्स मिलती है, इस पल्स की हाइट जो है वो आलमोस्ट नियरली सेम होती है। तो इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द एनर्जी ऑफ इनकमिंग अल्फ़ा पार्टिकल एज वेल एज बीटा पार्टिकल। तो ये 2 मेन ड्रॉबैक्स हैं, स्लो काउंट बताता है और ये अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिखाता है। तो इसलिए हमें फास्ट काउंटर की तरफ जाना चाहिए। जो फास्ट काउंटर है वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है। तो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के मतलब होगी। एक चीज़ मैं बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड होंगे, ये मैं बीच में भूल गया था, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, तो इलेक्ट्रॉन आफ्टर प्रोडक्शन ये रास्ते में अदर एटम के साथ भी कोलिजन करते हैं और कोलिजन के तहत मज़ीद आयन प्रोड्यूस्ड होते हैं। 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 आगे 4 करेंगे। इस इफेक्ट को कहा जाता है एवालांच इफेक्ट। एवालांच ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इस फैक्टर को गैस मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कहते हैं और ये इंक्रीज हो जाता है 10⁻⁶ to 10⁸ टाइम। सोचें, 10⁻⁶ to 10⁸ टाइम ये गैस मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इलेक्ट्रॉन के सक्सेसिव कोलिजन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए लोड के अलॉन्ग आपको कंटिन्यूस पल्स मिलती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट GM काउंटर। सी यू अगेन।